किसान आंदोलन जो कि पिछले 1 साल से चला आ रहा था, जिसको अब किसान नेताओं ने समाप्त कर दिया है। क्योंकि हाल ही में 10 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि किसान आंदोलन जो 3 किसान बिल थे, कानून था किसान कानून 3, उनको वापस ले लिया गया, जिससे किसान जो है जो सहमत हो गए वापस लेने के लिए। हालाँकि किसानों ने कहा था कि हमारी 5 माँगें जब तक सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम वापस नहीं हटेंगे, यानी हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। इसमें प्रमुख माँगें क्या थी उनको देखें। सबसे पहली माँग थी एमएसपी पर, यानी अभी जिन फसलों पर एमएसपी मिल रही है वो स्थायी रूप से क्रियान्वित की जाए। यानी अभी जिन फसलों पर एमएसपी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सरकारी मंडियाँ स्थापित की गई हैं और उनके अंदर एमएसपी यानी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम मूल्य में किसान जो है वहाँ पर अपनी फसल बेच सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये आगे चलता रहना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाना होगा। तो केंद्र सरकार ने कहा जी हाँ, हम ले आएँगे। तो इस पर सहमति जताई है। उसके बाद में किसानों ने कहा है 2 नंबर चीज़ कही है कि केस वापिस होने चाहिए। यानी किसानों पर जितने भी केस लगे हैं, मुकदमे लगे हैं, उनको यदि केंद्र सरकार वापिस नहीं लेगी तो हम नहीं जाएँगे यहाँ से। ये भी इनका एक मेमोरेंडम था, उनका एक माँग थी, मेमोरेंडम के अंदर शामिल थी। तो केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि जी हाँ, हम ले लेंगे केस, जितने भी केस वापिस है। और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, उन्होंने विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, इन राज्यों को नोटिस भेजा कि जिन भी किसान आंदोलनकारियों पर केस लगे थे, उनको वापस लो आप, ठीक है? उसके बाद में 3 नंबर चीज़ बताई कि मुआवज़ा देना है। जो किसान शहीद हुए यानी आंदोलन करते हुए, उनको 5 लाख रुपए का मुआवज़ा देने की बात हुई है। उसके बाद में 4 नंबर चीज़ है बिजली बिल, यानी किसान नेताओं ने कहा है कि जो बिजली बिल जो आया था 2019 में आया था, तो उसके अंदर संशोधन होना चाहिए, ठीक है? तो इसका संशोधन होगा, ये भी माँग मान ली गई। और 5 नंबर चीज़ है कि प्रदूषण कानून, जो कि 2020 के अंदर लाया गया था, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो प्रदूषण बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ये प्रदूषण कानून लाया गया था और वहाँ पर पराली जो जल रही थी जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो किसान नेताओं ने और किसानों ने कहा है कि प्रदूषण कानून 2020 है आया है, इसके सेक्शन 14 और सेक्शन 15 से हमें ऐतराज़ है, इनको हटाओ जल्द से जल्द। क्योंकि किसानों ने इसका तर्क दिया है कि ये दोनों सेक्शंस जो दोनों धाराएँ क्रिमिनल लिबर्टी से संबंधित हैं, यानी हमें जो है अपराधी बनाया जा रहा है, किसको? किसानों को। यदि वो पराली जलाएँगे तो उनको जेल में दे दिया जाएगा या फिर उन पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। तो किसान इस चीज़ से आक थे। किसानों ने कहा कि हम पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए और ना ही हमें जेल में डाला जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने कहा कि जी हाँ, आप जो कहोगे वो करेंगे, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं। ज़ाहिर-सी बात है 2022 में पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी के, ठीक है? जिससे केंद्र सरकार तो राज़ी है ही, केंद्र सरकार तो हर चीज़ के लिए उसको स्वीकार करेगी और सहमति देगी, ठीक है? उसके बाद में जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया और 378 दिन बाद में किसान आंदोलन खत्म हो गया है अब, जिससे देश को आर्थिक समृद्धि होगी। क्योंकि जो जिस जगह पर ये आंदोलन चल रहा था वहाँ के स्थानीय जो उद्योग थे, लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, वो काफ़ी प्रभावित हुई थी। क्योंकि वहाँ पर परिवहन के जो साधन हैं वो आने जाने के लिए जगह रोक दी गई थी बैरिकेड के द्वारा। तो वो सब सुविधाएँ अब वापस शुरू हो गई हैं, ठीक है? उसके बाद में आगे का अपना टॉपिक है, वो है ग्रेटर टिपरालैंड क्या है? ग्रेटर टिपरालैंड क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये त्रिपुरा के अंदर, भारत का एक राज्य है त्रिपुरा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैप बनाना तो मुश्किल काम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये इंडिया है मान लो, कच्चा चित्र है। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं और यहाँ पर जो है अपना त्रिपुरा है। जो त्रिपुरा का साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिस जनजाति का नाम है टिप्रा जनजाति, ठीक है? टिप्रा ट्राइब्स रहती है, वो कह रही है कि हमें एक अलग राज्य का निर्माण करो हमारे लिए। क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि इनकी जनसंख्या आज से कुछ साल पहले 66% थी, अब इनकी जो संख्या है वो मात्र 20% रह गई है। 66 से घटकर 20% इनकी जनसंख्या रह गई है। तो इन्होंने कहा है कहीं न कहीं बाहर से या तो यहाँ पर घुसपैठ होती है त्रिपुरा के अंदर या फिर हमारा जो अस्तित्व है वो मिटाया जा रहा है। इनको ऐसा लगने लग गया। तो इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के अंदर यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 1 है उसके अंदर आर्टिकल 3 और 4 के अंदर सीधा लिखा गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो एक अलग राज्य का निर्माण कर सकती है। तो इन्होंने माँग उठाई है। अब देखो इसका होता क्या है, वो तो आगे अपन देखते हैं। हालाँकि जो टिपरा लैंड है इसका पूछा जा सकता है क्योंकि जो टिपरा ट्राइब्स है, उसी के नाम पर जो है त्रिपुरा का नाम पड़ा है, ठीक है? उस समय बहुसंख्यक थी ये वहाँ पर, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है जो टिपरा लैंड है किस राज्य से संबंधित है, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है और ये कह रही है कि हमें ग्रेटर टिपरा लैंड नामक एक अलग राज्य का दर्जा दो या अलग राज्य हमारा बनाओ, ठीक है? उसके बाद में तमिलनाडु विमान दुर्घटना की ट्राई सर्विस जाँच की शुरुआत हो चुकी है। यानी कल हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जो तमिलनाडु के अंदर विमान ट्रेजेडी हुई है, उसके अंदर उसकी जाँच के लिए ट्राई सर्विस की जाँच शुरू कर दी है, जिसकी अध्यक्षता या जिसकी जो नेतृत्व जो है, वो वायुसेना के एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। ऐसी सूचना
संसद में भाषण देते हुए हमारे रक्षा मंत्री ने कही है, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि हेलीकॉप्टर होता है, उसके पीछे के जो भाग है, यहाँ पर ये ब्लैक बॉक्स लगाया होता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ सहेजी जा सकती है। यानी पायलट की आपसी बातचीत किस प्रकार से हुई इस मेमोरी के अंदर सेट हो जाती थी, यानी इसके अंदर जो है रिकॉर्ड कर ली जाती थी। पायलट की आपसी बातचीत है या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो बात हुई है वो सब चीज़ें, या फिर इंजन स्विच हुआ या इंजन की जो आवाज़ है वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती थी। या फिर अपन बात करें कि विमान की गति कैसी थी या हवा की गति कैसी थी, ऊंचाई कैसी थी, मौसम कैसा था, ईंधन के फ्लो कैसा था, ईंधन जो उसके अंदर जो ईंधन जो था, ठीक है। तो इस सब के बारे में जो है जानकारी ये ब्लैक बॉक्स रखता है। जब ये ब्लैक बॉक्स किसी विमान के पीछे ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि कोई भी विमान यदि क्रैश होता है तो इसका आगे का पार्ट ही डैमेज होता है, पीछे का पार्ट कभी डैमेज नहीं होता है, बिल्कुल कम, ठीक है। तो इसको यहाँ लगाया जाता है। हालांकि ये जो होता है ब्लैक बॉक्स, ये काफ़ी मजबूत होता है, मजबूत धातु यानी धातु जो होती है टाइटेनियम उसका बना होता है, तो ये वैसे भी सुरक्षित होता है। और इसके अंदर जो मेमोरी बोर्ड लगा होता है उसमें ऑडियो और कई तरह के डाटा रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। और मेमोरी बोर्ड को एल्यूमिनियम के डब्बे में बंद कर के रखा जाता है। और एल्यूमिनियम का जो डब्बा होता है उसके ऊपर उस ऊपर जो है इंसुलेशन लगाया जाता है, जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप में सुरक्षित रहता है। उसके ऊपर जो है इंसुलेशन लगाया जाता है। और इंसुलेशन के ऊपर क्या किया जाता है? टाइटेनियम की परत चढ़ाई जाती है, जो कि सबसे सुरक्षित धातु मानी जाती है, सबसे मजबूत धातु होती है, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का बक्सा क्यों लगाया जाता है इसके बीच में? एल्यूमिनियम का बक्सा लिए लगाया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो इसके 4 पार्ट होते हैं और ये लेयर्स के अंदर व्यवस्थित होता है। और सबसे अंदर की जो भाग होता है वो होता है मेमोरी बोर्ड। मेमोरी बोर्ड के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक तो होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एक तो एफडीआर होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर। यानी जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है उसका कार्य क्या होता है वो देखते हैं। यानी विमान की गति है या हवा की गति है, ऊंचाई है, ईंधन फ्लो है, उसके बारे में जानकारी लेना, ये कार्य होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है जो वॉइस होती है उसको रिकॉर्ड करना। यानी जो भी पायलट्स के मध्य जो आपसी बातचीत हुई है या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो बातचीत हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, ये इसका कार्य होता है। मतलब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती थी। तो इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी कि उसे जब ये क्रैश हुआ उससे पहले पायलट्स के मध्य क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस विमान दुर्घटना के बारे में जो है जाँच थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं समान नागरिक संहिता, सिविल सिटीजनशिप कोड। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में कुछ नेताओं ने टिप्पणी की है कि भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यानी यहाँ पर एक ही अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। सीधे शब्दों में कहें कि अलग अलग धर्मों के लिए, जैसे कि अ, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है यानी मुस्लिम के लिए अलग कानून है, हिंदू के लिए हिंदू विवाह अधिनियम है, बहुत सारे है ना, जो है अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, यानी सिविल सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। एक देश का एक नागरिक होना चाहिए, ना उसका धर्म होना चाहिए, किसके अनुसार? देश के अनुसार। ना उसका धर्म होना चाहिए, ना उसकी जाति होनी चाहिए, ना उसका रंग होना चाहिए, ना उसका कुछ भी जो है मतलब देश के नागरिक के रूप में वो पहचाना जाना चाहिए। तो ये होती है समान नागरिक संहिता। आइए देखते हैं समान नागरिक संहिता का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, यानी संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर ऐसा कहा गया है कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। क्योंकि ये आर्टिकल 44 जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत आता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व पर सरकार, ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार पर ये बाध्यकारी नहीं है कि सरकार इनको लागू करे ही। सरकार चाहे तो इनको कर सकती है, क्योंकि वो लोक कल्याणकारी माध्यम में आ जाते हैं। तो ये है समान नागरिक संहिता। आपको ध्यान रखना है कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है भारतीय संविधान की, यानी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट है कहाँ पर? ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, जो कि चीन की सहायता से बनाया गया है। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA मुहद यूसुफ नाम के, उन्होंने कहा है कि हमारे जो ग्वादर पोर्ट है और पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा है, वहाँ पर कोई भी देश जो है निवेश कर सकता है, वहाँ पर व्यापार कर सकता है। ये इन्होंने एक खुले रूप से घोषणा की है। इसीलिए ग्वादर पोर्ट जो है संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्वादर बंदरगाह है कहाँ पर? तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है, जो कि चीन की सहायता से बनाया गया है। उसके बाद में अपन देखते हैं RT-PCR जाँच क्या होती है। एक होता है जीनोम सीक्वेंसिंग, एक होती है RT-PCR जाँच, और बाकी बहुत बहुत सारे मतलब जाँचें होती है जो कि कोरोना से संबंधित हैं। और एक अलग है जो कि अभी चर्चा में रही, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, है ना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि सॉरी, पहले ये बाद में देखते हैं ना, पहले अपन देखते हैं ED और CBI के निदेशकों का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया। इसका जो ऑपोजिशन पार्टीज़ है वो इसका विरोध कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं कि इनका जो है कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका विरोध हो रहा है। हालांकि जो है इनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया है। पहले इनका कार्यकाल 2 वर्ष था, अब इनका कार्यकाल कितना कर दिया है?
5 वर्ष कर दिया है। यानी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, यानी जांच ब्यूरो जो है, उनके जो निदेशक हैं, उनका जो कार्यकाल कितना बढ़ा दिया, 2 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं, अपन देखते हैं आरटी-पीसीआर जाँच क्या होती है। आरटी-पीसीआर जाँच की यदि अपन बात करें, तो आरटी-पीसीआर जाँच में क्या होता है, किसी भी चीज़ की सटीक जाँच या सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरी है किसकी, डीएनए की। किसकी ज़रूरत है, डीएनए की। तो एक महामारी आई जिसका नाम था कोरोना, जिसको अपन कहते हैं कोविड-19। तो इसकी जाँच के लिए अपन को किसकी ज़रूरत थी, डीएनए की। इस कोरोना को देखा गया, यानी किसी के शरीर से एंटीबॉडी ली गई और उसको देखा गया डॉक्टर्स के द्वारा। तो कोरोना के अंदर क्या नहीं था, कोरोना के अंदर यानी ये बीच का जो पार्ट होता है, ये कोरोना की संरचना है, बीच का पार्ट है, यहाँ पर क्या अवस्थित है, ये क्या झिल्लियाँ को किसकी है, ये है आरएनए। तो इसके अंदर देखा गया तो इसके अंदर आरएनए ही पाया गया, डीएनए तो था नहीं। क्या नहीं था, डीएनए नहीं था। नहीं तो डीएनए से तो सीधी जाँच हो जाती थी, इतनी समस्याएँ नहीं होती थी, ठीक है। तो इसके अंदर आरएनए था। अब क्या होता है, डीएनए से अपन क्या करते हैं, जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है। हालाँकि ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, समझना तो ज़रूरी है कि साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी और आरपीएससी की प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर डीएनए से आरएनए में चेंज होता है, जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, टीसी। और जब आरएनए को डीएनए में चेंज किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी वापस अपन आरएनए को डीएनए में चेंज करना। अब कोरोना के अंदर तो क्या है, डीएनए है नहीं, जांच कैसे करेंगे, तो अपन को क्या करना पड़ा, आरएनए को डीएनए में चेंज करना पड़ा। तो इसको अपन ने कहा आरटी। तो ये शब्द हो गया एक आरटी। आगे पीसीआर लगाएंगे बाद में। आरटी हुआ, कैसे हुआ कि आरएनए को पहले डीएनए में चेंज किया गया, बाद में डीएनए की जाँच की गई, ठीक है। ये ध्यान रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और पीसीआर क्या होता है, पीसीआर की फुल फॉर्म की बात करें, पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कोरोना की संरचना है। इसके जो बाहर के जो भाग होते हैं, ये बाहर के भाग, ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स लगे होते हैं जो कि फैलते रहते हैं आगे, मतलब, ठीक है। और इसकी जो अंदर का भाग है, ये जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे डीएनए, आरएनए। हालांकि कोरोना के अंदर ये क्या है, ये आरएनए है, डीएनए नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये बात होगी थोड़ी। तो ये सब अपन ने चर्चा की और आगे अपन देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सिगरेट बैन हो गया है। तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड देश है, वहाँ पर जो है सिगरेट बैन कर दिया गया है। यानी 14 साल से कम का कोई व्यक्ति है वो सिगरेट नहीं खरीद सकता, ठीक है। ऐसा न्यूजीलैंड में किया गया है। उसके बाद में ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। ग्रेटर टिपरालैंड वो अपन ने अभी देखा था कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। ब्लैक बॉक्स मुख्यतः किस धातु का बना होता है, तो टाइटेनियम का बना होता है। किंग अब्दुल अजीज़ फेस्टिवल किस देश से संबंधित है, तो ये सऊदी अरेबिया से संबंधित है। तो ये अपन के लिए नया प्रश्न है, क्योंकि ये तो सब अपन ने अभी जो डिस्कस किए थे, चर्चा किए थे, उन्हीं से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और यही क्वेश्चन संभावित बनने वाले हैं। जो किंग अब्दुल अजीज़ फेस्टिवल है, ये सऊदी अरेबिया से संबंधित है। और अभी जो शीतकालीन फेस्टिवल है ये, तो इसमें क्या है, जो ऊँट होते हैं उनका जो सौंदर्य है वो देखा जाता है। और जब कोई ऊँट इस प्रतियोगिता के अंदर विजयी होता है या विजेता होता है, तो उसको 6 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। तो इसीलिए ये चर्चा में है अभी, क्योंकि जो ऊँट थे, कुछ ऊँट थे, उनको ड्रग्स दी गई थी, तो उनको यहाँ से निकाल दिया गया। ड्रग्स क्यों दी गई थी, उनको मोटा ताज़ा करने के लिए, तो उनको इस प्रतियोगिता से निकाल दिया गया। उसके बाद में देखते हैं, हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। उसके बाद में समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये बी यानी आर्टिकल 44 से संबंधित है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, कोरोना में मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः पूछा है अपन में, तो क्या होता है, सॉरी, आरएनए और प्रोटीन तो होती ही है, तो इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, यानी आरएनए और प्रोटीन दोनों, यानी ए और सी दोनों। उसके बाद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो आज ही के दिन 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। कहाँ से हुई थी, स्वीडन से हुई थी। तो क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर दिया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर उनका जन्म दिवस है, उसी के अवसर पर दिया जाता है। सर्वप्रथम जो है ये नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ये सब, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आज का सेशन अपन खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।